हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका वे टू स्टडी स्मार्ट में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट पे यूएस प्रैक्टिस सेट नंबर 2। यहाँ पे हम फिर से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और इनसे हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे एग्ज़ाम में हमको काफ़ी हेल्प मिले और चीज़ें हमको एकदम क्लियर रहें। तो आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन के बारे में पूछा जा रहा है कि किसी वैज्ञानिक घटना या कार्य को दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना कहलाता है। मतलब ऐसा कोई भी काम जो कि साइंटिफिक हो, यानी कि वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और उसको आप पिक्चर के रूप में दिखा रहे हैं। देखिए दृश्य के रूप में, पिक्चर के रूप में अगर दिखाना है तो ये क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि अभिनय प्रदर्शन, सेकंड कह रहा है कि प्रदर्शन विधि, थर्ड है भ्रमण या पर्यटन विधि या खेल विधि। तो अब आप यहाँ पे ये सोचिए कि यहाँ पे बेसिकली बात कर रहा है पिक्चर के रूप में, यानी कि एक फ़ोटोज़ के रूप में। तो अभिनय में आप जानते हैं कि अभिनय में आपको पूरा एक तरीके से बॉडी को मूव कराना होता है, तभी उसको आप देख सकते हैं कि अभिनय प्रदर्शन। सेम चीज़ होता है कि प्रदर्शन विधि में भी आप देखेंगे कि कोई भी काम अगर प्रदर्शित कर रहे हैं तो भी यहाँ पे आपको प्रदर्शन करने के लिए पूरा एक तरीके से बॉडी यूज़ करना होता है। सेम चीज़ है खेल विधि है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए पर्यटन या भ्रमण विधि है। ठीक है, अब यहाँ पे मेनली आप क्या है, अगर आप कहीं पर्यटन पे जा रहे हैं या भ्रमण जा रहे हैं तो वहाँ पे आप बेसिकली पिक्चर के रूप में चीज़ों को देखते हैं, चाहे वो नेचुरल ब्यूटी हो या कोई भी साइंटिफिक घटना हो रही है। मान लेते हैं अगर रेनबो आपको देखना है तो रेनबो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्काई में आपको दिखाई पड़ेगा। ऐसे बहुत सी घटनाएं होती हैं जो वैज्ञानिक एक तरीके से पिक्चर होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि पर्यटन या भ्रमण विधि के द्वारा ही हम उन घटनाओं को देख सकते हैं। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पे कहा जा रहा है कि प्रभुत्ववादी नीतियों का एक उदाहरण है। फर्स्ट कह रहा है कि व्याख्यान यानी कि लेक्चर, सेकंड है योजना यानी कि प्रोजेक्ट कार्य, थर्ड है अन्वेषण पद्धति और चौथा है खोज विधि। अब देखिए प्रभुत्ववादी जो नीतियाँ होती हैं तो उसमें किसी के बारे में कह सकते हैं कि अपना अगर किसी को एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है, तो उन चीज़ों को हम एक तरीके से बोलते हैं कि प्रभुत्ववादी यानी किसी के बारे में आपको बताना, कि किसी भी पर्सन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना, तो वो सारी चीज़ें हमारी प्रभुत्ववादी नीतियों में आती हैं। तो उसका बेसिकली जो उदाहरण है वो है लेक्चर, कि किसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना या व्याख्या करना, ये हमारा एक तरीके से व्याख्यान या लेक्चर के अंतर्गत आता है। तो आप कह सकते हैं कि प्रभुत्ववादी नीतियाँ जो होती हैं उसका हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें कहा जा रहा है कि खेल विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है। अब देखिए खेल विधि जो होती है, यानी कि आप कह सकते हैं जो भी आजकल टीचिंग के तौर पे जो खेल बच्चों को खिलाए जाते हैं वो सारी चीज़ें एक तरीके से खेल विधि के अंतर्गत आती हैं। तो इसका जो जन्मदाता होता है, जन्मदाता किसे माना गया है, वो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं कि हेनरी कॉल्डवेल कुक, फ्रॉबेल, स्टीवेंसन या रिचर्ड सेफर्थ। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि आपको एग्ज़ाम में भी ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो उनमें अगर आपसे आता है कि खेल विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है तो आप याद रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फ्रॉबेल। ठीक है, फ्रॉबेल को खेल विधि का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इस पर कह रहा है कि खेल में बालक की रुचि होती है। फर्स्ट कह रहा है कि स्वाभाविक, सेकंड है अस्वाभाविक, थर्ड कह रहा है कि ए व बी दोनों, और फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे चीज़ में पूछा जा रहा है, स्पेशली खेल के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट भी हो सकती हैं, हो सकता है पढ़ाई के बारे में पूछ लिया जाए या अदर कोई चीज़ हो। तो बेसिकली अगर खेल के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको मालूम है कि कोई भी बालक हो, किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, अगर खेल के बारे में पूछा जा रहा है तो मैक्सिमम 99% बच्चों का जो भी एक तरीके से रुचि होती है वो स्वाभाविक होती है। उनके अंदर से ही खेलने की भावना होती है, खेल में बहुत ज़्यादा वो रुचि रखते हैं, कह सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फर्स्ट, स्वाभाविक। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 1 टिक लगाएंगे कि खेल में बालक की जो रुचि होती है वो स्वाभाविक रुचि होती है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि शिक्षक अपने शिक्षण का मूल्यांकन करता है, यानी कि कोई भी शिक्षक अगर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो कैसे पता लगाएगा कि हाँ उसका मूल्यांकन कैसे करेगा अपनी शिक्षा का। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि बालक में होने वाले व्यवहारगत परिवर्तनों से, सेकंड कह रहा है कि बालक के हाव भाव से,
थर्ड है कक्षा कक्ष की व्यवस्था से, या फिर अपना है फोर्थ है कि अपने व्यावसायिक स्तर से। अब देखिए यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आप खुद यहाँ पे सोचिए कि अगर किसी भी बालक का अगर कोई शिक्षा ले रहा है तो शिक्षा कैसे पहचानेगा। तो शिक्षा लेने के बाद बालक के एक तरीके से व्यवहार में चेंज आते हैं, उसके अंदर परिवर्तन होते हैं, तो उससे शिक्षक समझ लेता है कि हाँ उसकी शिक्षा का उस बालक के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा इसमें भी होगा फर्स्ट, यानी कि बालक में होने वाले व्यवहारगत परिवर्तनों से ही कि कोई भी शिक्षक अपनी शिक्षा का एक तरीके से मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, कह रहा है कि बच्चों का आकलन करने का प्रमुख कारण है। अब बच्चों का जो आकलन एक तरीके से किया जाता है उसका मेन रीज़न क्या होता है वो देखिए। पहला कह रहा है कि बच्चों की प्रकृति को अभिभावक से छुपाना, उनकी विशेष ज़रूरतों की पहचान करना, कुछ प्राप्त करने की उनकी भावना को हतोत्साहित करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए अगर यहाँ पे बच्चों का आकलन आप कर रहे हैं कि बच्चों का आकलन करने का प्रमुख रीज़न क्या है, तो आप बच्चों से क्या जानना चाहते हैं। वो कह रहा है कि क्या आप बच्चों की जो चीज़ें हैं उनके माइंड में, क्या उनको उनके अभिभावकों से छुपाने की कोशिश करने के लिए जानना चाह रहे हैं। ये तो राइट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी टीचर हो या कोई भी हो बच्चों को हमेशा आकलित करता है ताकि वो आगे बढ़ें, उनके अंदर किस चीज़ का एक तरीके से टैलेंट है वो सारी चीज़ों को जानने के लिए वो आकलन करता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो कह रहा है कि उनकी विशेष ज़रूरतों की पहचान करना। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कि उनकी विशेष ज़रूरतों की पहचान करना, उनके अंदर की एक तरीके की जो क्षमता होती है, टैलेंट होता है, उसको बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है, उनका आकलन किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जे.एस. ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास ने बालक की संज्ञानात्मक प्रक्रिया को जो स्तर प्रदान किया है वह स्तर है। अब देखिए जे.एस. ब्रूनर का एक तरीके से टीचिंग एंड लर्निंग में काफ़ी योगदान है, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। तो इन्होंने जो बताया संज्ञानात्मक विकास, यानी कि जो एक तरीके से कह सकते हैं डेवलपमेंट है उन बच्चों में शिक्षा के प्रति, उसका जो स्तर है किस तरीके का प्रदान किया। तो देखिए इन्होंने क्या किया है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि विधि निर्माण स्तर, प्रतिभा संबंधी स्तर, सांकेतिक स्तर, या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इनकी जो शिक्षा का एक तरीके से संज्ञानात्मक विकास है वो तीनों पे डिपेंड करता है, चाहे वो प्रतिभा संबंधी कोई स्तर हो, या सांकेतिक रूप से हो, या विधि निर्माण का स्तर हो। तो आप ध्यान ही देंगे कि जे.एस. ब्रूनर हमारे एक तरीके से काफ़ी बड़े शिक्षाविद हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक जो विकास के बारे में बताया है, उनके अंतर्गत तीनों चीज़ आती हैं, यानी कि हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। और इसके अलावा अभी ये हमारा एक्चुअली प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं एक एक साइंटिस्ट के बारे में, एक एक शिक्षाविद के बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा, चाहे वो ब्रूनर हो या वो प्याजे हो या कोई भी साइंटिस्ट होंगे, यानी कोई भी शिक्षाविद होंगे, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ताकि जब भी आप अभी तो बीएड की तैयारी कर रहे हैं, जब भी आप टेट की तैयारी भी मान लेते हैं कर रहे होंगे, या किसी भी टीचिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो इनका काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में सारे शिक्षाविदों के बारे में एग्ज़ाम में आते हैं, तो हम आपको डिटेल में भी इसके बारे में क्लियर कराएंगे। फिलहाल अभी आप इसके बारे में खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आपसे अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे नेक्स्ट ना। इसमें कह रहा है कि कक्षा में शिक्षक को बालकों के लिए एक सुविधाजनक व दोस्ताना माहौल बनाना चाहिए ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि वे खुलेपन से काम कर सकें, उनकी बुद्धि के विकास को बढ़ावा मिले, या उपरोक्त सभी। अब आप यहाँ पे भी आप खुद सोच सकते हैं कि अगर कोई भी शिक्षक अगर कक्षा में एक तरीके से सुविधा अनुसार, ताकि बच्चों को सुविधा हो सके, या दोस्ताना माहौल बना करके कोई टीचिंग करा रहा है, तो उससे बच्चों में क्या होगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनके अंदर एक तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की एक भावना डेवलप होगी, वे खुलेपन से काम भी कर सकेंगे, और उनकी बुद्धि के विकास को भी क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। तो देखा जाए तो सभी एक तरीके से इसके अंदर में आते हैं, तो हम कह सकते हैं इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम लोग कि प्याजे की ज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो शामिल नहीं हैं वह हैं। कह रहा है कि गतिवाही या संवेदी पेशी अवस्था,
प्री ऑपरेशन अवस्था या मूर्त निश्चयात्मक अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशन अवस्था। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि जो पियाजे ने अपना एक तरीके से ज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं दी हैं, तो उनमें से कह रहा है कि पियाजे की ज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो शामिल नहीं हैं वह हैं। तो देखिए इसमें पियाजे की जो ज्ञानात्मक अवस्थाएं हैं जो शामिल नहीं है वो है मूर्त, यहाँ पे देखेंगे हम लोग निश्चयात्मक अवस्था, ये पियाजे की अवस्था यहाँ पे एक तरीके से नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालक बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं कि दैनिक जीवन के अनुभवों से, अपनी पाठ्य पुस्तकों से, विद्यालय के शिक्षकों से या अपने दिवा सपनों से। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है इस पर अगर कुछ हमारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न भी हो सकता है कि जो बालक सीखने के लिए आते हैं स्कूल में तो बेसिकली वो शिक्षकों से ही सीखते हैं, तो उनके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बालक जो भी चीज़ें सीखते हैं वो डेली अपने एक्सपीरियंस सीखते हैं, चाहे वो क्लासरूम में आएंगे, क्लासरूम में उनको डेली का जो एक्सपीरियंस मिलेगा उससे सीखेंगे। उसके अलावा क्लासरूम के बाहर स्कूल के एक तरीके से कैंपस में हो या कहीं भी होंगे, वो डेली जो उनका दैनिक जीवन होगा, उनके जो एक्सपीरियंस होंगे, उन अनुभवों से ही वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा फर्स्ट, यानी कि बालक बहुत कुछ सीखते हैं दैनिक जीवन के अनुभवों से, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे, इसमें कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का संबंध है। तो ये आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का किससे संबंध है। तो कह रहा है पहला है अनिवार्य शिक्षा से, यानी सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, उससे है निःशुल्क शिक्षा से, सबको फ्री में शिक्षा होनी चाहिए। या थर्ड कह रहा है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से, यानी कि दोनों होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए और अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आई थिंक इसका आंसर पता होगा, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, यानी कि थर्ड, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जब से आया है तभी से सभी एक तरीके से सरकारी स्कूल हों या हमारे एक तरीके से गैर हमारे निजी स्कूल भी हों, उनमें भी कुछ कोटा रहता है ताकि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिल सके, ताकि वो अच्छे से शिक्षित हो सकें। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने संतुलित शिक्षा प्रदान करने पर विशेष बल दिया। अब देखिए जो भी हमारी संतुलित शिक्षा होती है, यानी बैलेंस एजुकेशन होता है, ताकि हर एक टाइप का उसको बैलेंस एजुकेशन मिले किसी भी विद्यार्थी को, तो किस मनोवैज्ञानिक ने इसके ऊपर बल दिया था, इसके ऊपर फोर्स किया था कि इस तरीके की शिक्षा विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए। तो उनका नाम है रोजर्स। ठीक है, रोजर्स नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने ही संतुलित शिक्षा के बारे में विशेष रूप से बल दिया था। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, सहकारी अधिगम के द्वारा विद्यार्थी में वृद्धि होती है। अब देखिए कल ही मैंने आपको बताया था कि अधिगम का मतलब होता है कि चीज़ों को सीखना, चीज़ों को सीखना हमारा होता है अधिगम। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि सहकारी अधिगम के द्वारा विद्यार्थी में वृद्धि होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि आत्मसम्मान की, स्व अवधारणा की, अवसर प्राप्त करने की, या ए व बी दोनों। अब देखिए यहाँ पे जो सीखने की एक तरीके से कोई भी चीज़ हो, अगर बच्चा सीख रहा है तो उसके अंदर क्या होगा कि किस तरीके का उसमें एक तरीके से विद्यार्थी में वृद्धि होती है। तो आत्मसम्मान की वृद्धि होती है, ठीक है। उसके अलावा स्व अवधारणा की एक तरीके से वृद्धि होती है, अवसर प्राप्त करने की बोल रहा है, और ए व बी दोनों। तो देखा जाए इसमें हमारा आत्मसम्मान भी हमारा राइट ऑप्शन है और स्व अवधारणा भी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सहकारी अधिगम के उपयोग के लिए कितने विद्यार्थियों को सीमित रखा जाता है। अब देखिए जब भी सहकारी चीज़ों को सीखा जाता है, यानी कि सहकारी अधिगम की बात हो रही है, तो वहाँ पे बोला कितने स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया जाता है ताकि उनको सहकारी अधिगम की चीज़ों को सिखाया जा सके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें जो हमारी यानी विद्यार्थियों के नंबर्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं 3 to 5, यानी 3 से 5 विद्यार्थी तक का एक ग्रुप बनाया जाता है। उन ग्रुप में ही सहकारी अधिगम की चीज़ों को एक तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं।
तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर होगा 3rd। तो इसका नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम की जिम्मेदारी किसकी होती है, यानी कि अधिगम यानी कि सीखने की एक तरीके से जिम्मेदारी किसकी होती है। कह रहा अभिभावक को होती है चीज़ों को सीखने की या सिखाने की। सेकंड कह रहा अध्यापक को उसकी जिम्मेदारी होती है। थर्ड कह रहा अध्यापक और विद्यार्थी को होती है, या अभिभावक और विद्यार्थी को होती है। तो देखिए अधिगम जो चीज़ें सिखाने की जिम्मेदारी होती है, तो कौन जिम्मेदार है उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए मेनली अध्यापक होता है, अध्यापक चीज़ों को सिखाता है और विद्यार्थी चीज़ों को सीखता है। तो अधिगम की अगर जिम्मेदारी कहा जाए तो इन दोनों की सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी होती है अध्यापक की और विद्यार्थी की। तो इसके हिसाब से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3rd, यानी कि सी, अध्यापक और विद्यार्थी को ही अधिगम की जिम्मेदारी होती है। तो इस तरीके से आज हमने इस प्रैक्टिस सेट 2 में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया है, और इसमें भी आपने काफ़ी चीज़ें को देखा होगा कि टीचिंग एंड लर्निंग हमारा जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस होते हैं उनमें कई तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली वो टीचिंग पे ही बेस्ड होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपको देखते ही सही कर लेंगे क्योंकि वो कॉमन सेंस पे होते हैं। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको कि वो चीज़ें आपको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो आपको मैंने इसलिए यहाँ पे क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है या आपको डिटेल में अगर आपको कोई चीज़ समझनी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता सकता हूँ। अदरवाइज़ अगर आपको पर्सनली अगर हमसे कांटेक्ट करना है तो मैं आपको ईमेल आईडी भी यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, आप अपना ईमेल यहाँ पे कर सकते हैं और अपने जो भी पर्सनल कोई भी अगर क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।